जी अस्सलाम वालेकुम। चलो आओ अपने साइन कर दो ज़रा, इस क्लास पे लॉक हो जाइए, यादगार रह जाए। ओह, आप भी आ जाओ। आप किस इलाके से आए हो? मंडी बहाउद्दीन से साइन करने आए हैं जी भाई, माशाल्लाह। ये जायदाद इनको ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोबारा करके दिखाओ। कर दोगे दोबारा? उसी तरह का। मेरा नहीं चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें। साथ वाले के रजिस्टर पे अपना नाम लिखें खूबसूरत सा करके, और ऊपर हेडिंग दें नया दोस्त, मैं तुम्हारा नया दोस्त। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आपको इंशाल्लाह नोट्स आ जाया करेंगे। जिन ऑनलाइन वाले हजरात ने इन क्लासों को 15-20 दिन बाद लेना शुरू किए, कोई खुदा का खौफ कर लें, कहाँ सोए हुए थे, कब से ऐलानात किए जा रहे हैं, क्लासें शुरू हो गई हैं और इन्होंने क्लासें नहीं ली। अब ये जल्दी जल्दी ईद के दिनों में कवर करना शुरू करें, क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद अब फिर आपको बड़ी ईद की छुट्टियों का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करें। और FAR 2 को आपने जो है वो हर सब्जेक्ट माशाल्लाह आप उसको इजी नहीं लेते। FR1 के माशाल्लाह घात का पानी पिया हुआ है आपने, तो आप तो तजर्बाकार लोग हैं। तो खुदा के लिए पहले दिन से सीरियसली चलें। माशाल्लाह आप तो भाई भी आ गए हैं क्लास में, तो क्लास शुरू करने बनती है। तो रोज़ाना का साथ साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह लुट मचा देंगे, इस दफ़ा तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाल्लाह। रोज़ाना का साथ साथ पढ़ा करेंगे और बिल्कुल टाइम पे सोने से पहले होमवर्क ख़त्म कर लिया करेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक़ है, तो ये तो शायद आई के अपने का होगा, इतने टीचिंग आवर्स लगते हैं, ये तो पता नहीं है। लास्ट टाइम कितने लेक्चर हुए हैं पता नहीं, 115 शायद हुए हैं, ज़रब 2 घंटे। तो ये तो हाँ एक्स्ट्रा आप इसमें डालो। ये तो छोड़ें, इसकी डिस्कशन ही भी हम करें। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन करंट एसेट्स और एथिक्स इन अदर एरियाज ऑफ IFRS। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आप बात करें तो IAS 1 आता है, जिसमें फाइनल अकाउंट्स वगैरह होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग भी है एक चीज़, ये भी हम देखेंगे। कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इसमें ऑब्वियसली कुछ 2 कंपनीज होंगी, उनके अकाउंट्स को कंसोलिडेट करना होगा। इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद ये भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स हैं। छोटी ईद से पहले हमारी कोशिश होगी कि आपको छोटा मज़ा एंजॉय करा दिया जाए। तो ईद उल फितर, इंटेंजिबल्स और एग्रीकल्चर इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसमें भैंस भी आएगी, गाय भी आएगा, सारे आएंगे। और बाकी जानी छिपकली नहीं आएगी इंशाल्लाह, छिपकली नहीं आएगी, आने को आ भी सकती है। तो दरख्त भी आएंगे, बूटे भी आएंगे। बूटा नहीं आएगा, बूटे आएंगे। आप साथ वाले को देख रहे हैं, हद हो गई, मैंने क्या बूटा नहीं आएगा। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करेंगे। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप। लीज़ है, इसमें कोई एसेट समझ लें किस्तों पे ले लिया है। तो ये तो नॉन करंट एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल्स, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट्स, लीज़ भी देखेंगे। फिर IAS 1037 है कोई चीज़। IFRS 15 रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद जो है वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, बाहर के मुल्क के डेटर क्रेडिटर, टैक्स कैसे पे करना है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है, डिफरेंट सेगमेंट्स हों आपके ऑर्गेनाइजेशन के।
और फिर उसमें से ये कोई पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, ये देख लेंगे आपसे इसको किस फॉर्म में शेयर किया जाए। अभी तो ऐसा सच कुछ इतना इसका यूज़फुलनेस नहीं होगी, लेकिन IS-38 की तरफ मूव करें। अच्छा, जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनके लिए फ़िलहाल एडमिशन प्रोसेस तो उनका चल रहा होगा, तो इसलिए यूट्यूब की जो वीडियो है उसके नीचे किसी तरह कोशिश की गई है कि इन नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाए। तो IS-38 के पूरे चैप्टर के नोट्स जो है वो डाउनलोड करके रख लें। आप लोगों को मैंने सिर्फ 8-10 सफ़े कॉपी करा के दिए हैं जो फ़िज़िकल में बैठे हैं, ताकि 3 दिन में इंशाल्लाह उम्मीद है जब हमारी बुक आ जाएगी तो फिर इन पेजेस की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए लिमिटेड कॉपीज़ करवाई हैं सिर्फ चंद सफ़ों की। तो नीचे सफ़ा नंबर जो फ़िज़िकल में बैठे हैं वो देखते रहिएगा, ताकि उसी सफ़े नंबर पे जाके काम करें। बाकी बुक्स पुरानी यूज़ मत करें, बुक में बहुत चेंजेस की गई हैं। सारी बातें अटैम्प्ट डाली जाती हैं और बंदा कुछ चेंजेस करता है, तो पुरानी बुक्स नहीं, बुक अब एक दफ़ा आए हैं नई ले, वरना पेज नंबर के अंदर ही घूमते रहेंगे पूरा सेशन। और साथ वाले को टफ़ टाइम देते हैं बहुत लोग कि यार पेज नंबर बता दो, ये करो वो करो। चलें छोड़े जी, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरीज हैं, जो आप लोग करने आए हैं वो करें। पेज 217 निकालें। IS-38 intangibles। इंटेंजिबल के अंदर चंद करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कल की क्लास में। रजिस्टर पे आप नोट कर लें। आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी एंड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो पहली करेक्टरिस्टिक तो इंटेंजिबल में ये है कि डेट इज आइडेंटिफिएबल। जो फिजिकल वाले हजरात घर बैठ के क्लासें ले रहे हैं, खुदा के लिए अगर 2-4 दिन यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर भी दिया गया तो बराए मेहरबानी क्लासों के लिए तशरीफ़ ले आएँ और क्लासेस ले, वरना आप अपना नुकसान कर रहे होंगे IS-38 का। फिर आपको बाद में IS-38 भी कवर करना है, बाकी चीज़ें भी कवर करनी है, तो आपके लिए फिर परेशानी होगी। अच्छा जी, इंटेंजिबल आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए माय डियर? यानी इसकी शनाख्त हो सके। टेंजिबल्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए IS-16 के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड की शनाख्त होती है, बिल्डिंग की शनाख्त होती है। इस तरह इनटेंजिबल्स की भी शनाख्त हो जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे इनटेंजिबल्स में कहूँ सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल आइडेंटिफिएबल है। कोई चीज़ बनाने का फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिफिएबल है। कोई प्रोसेस है चीज़ बनाने का, तो ये आइडेंटिफिएबल है। और चीज़ें राइट्स हैं और चीज़ें, लाइसेंस है आपका, वो आइडेंटिफिएबल है, शनाख्त हो जाती है कि मेरे पास लाइसेंस है। असलहे का लाइसेंस आपने अक्सर सुना होगा, या कई दफ़ा फिशिंग लाइसेंस होते हैं और लाइसेंसेस होते हैं। तो ये इंटेंजिबल्स की एग्जांपल्स हैं। तो इन चारों में आप ये 3 बातें देखें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें वर्ड और एक्सेल है, ऑब्वियसली ये आइडेंटिफिएबल है। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी को हम डिटेल से देखेंगे IS-21 में, लेकिन ये मनी नहीं है, ये पैसे नहीं है। यानी सॉफ्टवेयर कोई पैसे नहीं है, ये बेच के पैसे आएंगे, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ये खुद पैसे नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर को या लाइसेंस को मनी नहीं कहता, मॉनेटरी, मनी, मनी नहीं कहता। ये मनी है या नॉन मनी है? नॉन मनी। तो ये IS-21 में इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी, मनी क्या है और नॉन मनी क्या है। तो इट इज मनी और नॉन मनी टाइप चीज,
नॉन मनी टाइप चीज, ये पैसे नहीं है। हाँ बेच के तो फिर लैंड को भी पैसे आ जाते हैं, बिल्डिंग, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ेंगे लैंड एंड बिल्डिंग भी नॉन मनी है, वो खुद मनी नहीं है अपनी जात में। और सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो शायद लैंड एंड बिल्डिंग में तो ये दोनों बातें भी पाई जा रही थी, लैंड की शनाख्त हो सकती है, लैंड मनी नहीं है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसकी शनाख्त हो सकती है और वो मनी नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में तो ये दोनों बातें भी पाई जा रही थी। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग में ये बात नहीं पाई जाती। लैंड एंड बिल्डिंग विद फिजिकल सब्सटेंस है या विदाउट फिजिकल सब्सटेंस? तो मेन हमारा आज का पॉइंट 3 है जो डिफरेंशिएट करे किसको किस से, टेंजिबल्स को इनटेंजिबल्स से। आने वाले दिनों में हम बायोलॉजिकल एसेट्स भी पढ़ेंगे, जैसे एनिमल है, भैंस है, गाय है, तो अगर भैंस और गाय है तो वो भी आइडेंटिफिएबल है, वो भी मनी नहीं है, लेकिन उसका फिजिकल सब्सटेंस है। तो इनटेंजिबल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनटेंजिबल्स का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये फॉर्मूला किसी पेज पे लिखा हुआ है, तो उस पेज का तो फिजिकल सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली पेज का फिजिकल सब्सटेंस है। सॉफ्टवेयर तो किसी सीडी में है, तो वो सीडी का फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन उस सीडी या कागज की क्या हैसियत है अगर उसके ऊपर फॉर्मूला ना लिखा हो या उसके ऊपर जो है वो ना हो। लाइसेंस भी किसी पेज के ऊपर ही आपको इशू होता है, लेकिन उस पेज की तो हकीकत नहीं होती, उसके पीछे जो लाइसेंस इजाजतनामा होता है आपको इंपोर्ट करने का चीज़ें, एक्सपोर्ट करने का चीज़ें, या किसी दरिया में जाके फिशिंग करने का लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है, तो उस कागज़ की तो असल में हैसियत नहीं है, उस कागज़ के ऊपर जो लाइसेंस साइन करके गवर्नमेंट ने दी थी उसकी हैसियत है। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज़ें किसी फिजिकल चीज़ के साथ अटैच होती हैं, बट इट डजंट मीन कि फिर इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। सॉफ्टवेयर सीडी पर है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर का फिर फिजिकल सब्सटेंस है। इस तरह लाइसेंस किसी पेज पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला किसी पेज पे लिखा हुआ है, लेकिन उस पेज और सीडी की क्या हैसियत है? 2 रुपए का पेज है, सीडी जो है वो आपकी 50 रुपए की मिल जाती है, उसके ऊपर अगर फॉर्मूला डाल दें, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डाल दें, तो वही सीडी लाख रुपए की भी आपको मिलेगी। तो असल में तो सॉफ्टवेयर की कीमत है ना, वो तो फिजिकल पेपर की तो कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए इंटेंजिबल्स में अगली कैरेक्टरिस्टिक बोले क्या होती है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा, अब इंटेंजिबल्स में 2 बहस है। पहली बहस ये है कि आप बना बनाया खरीद सकते हैं, और दूसरी बहस ये है कि आप खुद बना सकते हैं। खुद भी तो बना सकते हैं, लाइसेंस खुद बना, वो सॉरी सॉफ्टवेयर खुद बना लें, फॉर्मूला खुद बना लें। तो इंटेंजिबल्स बने बनाए भी खरीद सकते हैं और, लेकिन हम क्या पढ़ने लगे हैं आज, जरा बताएं, हम क्या आज पढ़ने लगे हैं? परचेज। खरीदा है बना बनाया, या हमने जो है वो खुद बनाया है? कल से इंशाल्लाह बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासें शुरू हो जानी है, आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें बात होगी बनाने को, कि इनटेंजिबल बनाते कैसे हैं। जब हम फिर बात करेंगे इनटेंजिबल बनाते कैसे हैं, तो फिर तो हम ऑब्वियसली एक लैब में चले जाएंगे, और लैब में जाके जो है वो करेला कोला अगर हमने मिसाल के तौर पे बनानी है, तो इसमें कुछ साइंसदान होंगे, कोई इंजीनियर्स होंगे, उनको सफ़ेद कलर के कपड़े पहनाएंगे और इनको फिर रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोसेस में कर देंगे कि यार आप बताओ ये फार्मूला करेला कोला का कैसे होना चाहिए, क्या फार्मूला हो जिसके बाद ये चीज़ आए। क्योंकि ये आजकल सीए के बच्चे बड़ा डिमांड कर रहे हैं, एफएससी वाले भी, मैट्रिक वाले भी, करेला कोला होनी चाहिए। तो किसी भी चीज को अगर आपने बनाना होगा तो इन हाउस के लिए फिर आपको लैब चाहिए होगी, लेबोरेटरी चाहिए होगी, और अगर आपने बना बनाया खरीदना है तो फिर आपको इन साइंसदानों की जरूरत नहीं है, फिर आप बाजार जाएं और बाजार जाके खरीद लें, फिर तो कोई टेंशन नहीं। फिलहाल आज हम क्या करने लगे हैं? बना बनाया जो है इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी बना बनाया हम खरीद रहे हैं। Normally, the price an entity pays to acquire separately an intangible asset will reflect the expectation about the probability that future economic benefits embodied in the asset will flow to the entity. अच्छा, इन लाइनों की जरूरत नहीं है खास, आप टिक करना शुरू करें जो मैं करवा रहा हूं यहां से। अच्छा जी, द कॉस्ट ऑफ अ सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल कंप्राइज, कॉस्ट में क्या क्या होता है माय डियर? परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, और तो ये बातें तो IAS 16 जैसी हैं। आफ्टर डिडक्टिंग एनी
ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स, रिबेट्स भी वो होते हैं डिस्काउंट्स वगैरह। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एसेट फॉर इट्स, जो यूज आपने सोचा हुआ है उस यूज में लाने के लिए अगर कोई कॉस्ट करनी पड़े तो उसको भी एसेट की कॉस्ट में बोले ऐड किया जाएगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सी है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। आपने कोई फॉर्मूला खरीद लिया या आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया, उसमें थोड़ी बहुत ही आपने कस्टमाइजेशन करनी है अपने मुताबिक, तो एम्प्लॉय को हायर करेंगे। इसी तरह वो जो लैब में मैं लेके गया हूँ सफेद कपड़ों वालों को हायर करेंगे और इनको हायर करके थोड़ी सी फीस दे देंगे। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स वर्किंग कंडीशन। इसमें जो कोई याद करने वाली बातें हुई ना वो मैं आपको बता दिया करूंगा कि इनको घर में जाके याद रखना है। इनको बस आप रीड आउट भी कर लेंगे तो काफ़ी है। जो ज़्यादा याद करने वाली बातें वो मैं बताऊंगा। प्रोफेशनल फीस डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन, टू इट्स वर्किंग। तो प्रोफेशनल फीस आपको अक्सर देनी पड़ती है। कई दफ़ा आपको किसी कंसल्टेंट को फीस देनी पड़ती है कि यार ये मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दो, या किसी प्रोफेशनल को आपको कहना पड़ता है इसका तरीका मुझे समझा दो और ये बता दो इससे मैं कैसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ IAS 16 में भी कि एसेट की टेस्टिंग कॉस्ट विल ऑलवेज भी बोले कैपिटलाइज्ड, और एसेट की कॉस्ट में इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जिन चीजों को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट का पार्ट? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स तो हमने पढ़ ली नीचे, A, B और C। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल आर, कौन सी चीजें आपने इंटेंजिबल की कॉस्ट में नहीं डालनी? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ सर्विस, क्या मतलब? मींस कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। तो बोले माय डियर एडवर्टाइजमेंट को एक्सपेंसेस में डाला जाता है या एसेट बनाकर अमोर्टाइज किया जाता है? एक्सपेंसेस में डाला जाता है। इस एडवर्टाइजमेंट का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो कोई नई आइसक्रीम लॉन्च हुई मिसाल के तौर पे, जैसे ओमोर आइसक्रीम लॉन्च हुई थी तो जगह जगह उसके ऐड लगे हुए थे, एडवर्टाइजमेंट्स हो रही थी, तो इसका नाम रखते हैं हम कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो दैट विल बी ऑब्वियसली, ये तो क्या नहीं होगा? नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। तो आपके पहले बहुत से कस्टमर्स पंजाब के थे, अब आपके बहुत से कस्टमर्स मिसाल के तौर पे पेशावर के हैं, तो आपने अब अपने स्टाफ को जो उनसे ऑनलाइन डील करता है फ़ोन पे उसको पश्तो सिखानी पड़ी या और ट्रेन करना पड़ा उसको, तो ये स्टाफ ट्रेनिंग विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। और स्टाफ ट्रेनिंग इसलिए भी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं होती कि स्टाफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बॉन्ड साइन करवा लेते हैं कि 2 साल 3 साल तक तुम हमारे पास से छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन ऐसी सूरत में भी वो छोड़ के फिर भी चले जाते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। और एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड, बिजनेस के जो एडमिन कॉस्ट हैं उनको तो ऑब्वियसली आप एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो बताएं जी 3 कॉस्ट कौन सी हैं जिनको एसेट की कॉस्ट में नहीं डालना? एडवर्टाइजिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, एडमिन एंड, अच्छा जी, एसेट की कॉस्ट में कब तक चीजें डाली जाएं? एसेट की कॉस्ट में कब तक चीजें डाली जाएं? जल्दी बता देना, ये 16 में ये पढ़ा हुआ है आपने। जब वो आपने जिस हालत में इस्तेमाल करना है, जब तक उस हालत में लाना है उस वक्त तक की चीजों को क्या किया जाए? बोलें कैपिटलाइज किया जाए। जैसे एसी है, अगर आपने सेकंड फ्लोर पे लगाना है तो बस ऊपर लेके जाने तक के सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, हत्ता कि इंस्टॉल करने का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। सिमिलरली फॉर इंटेंजिबल्स, भाई हाइब्रिड में जाएं, वो तीसरी रो दूसरे में नोट्स दे दें, बुक रहने दें, नोट्स लें, नई नई बुक यूज करें, नई बुक आ जाएगी इंशाल्लाह 2-3 दिनों में। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल,
इस लाइन का उर्दू में मतलब बताएं। इंटेंजेबल की कैरिंग अमाउंट में कॉस्ट डालते रहें, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते रहें, रिकॉर्डिंग फेंकते रहें, डालते रहें, रिकॉर्डिंग मींस डालते रहें इंटेंजेबल की कैरिंग अमाउंट में कॉस्ट्स। लेकिन कब तक? सीज, और डालना बंद कर दें। when the asset is in the condition for it to be capable of operating in the manner जैसे मैनेजमेंट सोचा हुआ था तब तक। therefore cost incurred in using, जब बाद में उसे यूज कर रहे हो तो उसको कैपिटलाइज नहीं करना, वो तो यूज करने की कॉस्ट है, यूज करते हुए मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ती है। और रीडेप्लॉइंग एन इंटेंजिबल, रीडेप्लॉइंग होता है एक जगह से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल कर दिया, वो तो फिर आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई मसला हुआ है, उसमें सॉफ्टवेयर का क्या कसूर है। तो रीडिप्लॉइंग, तो सॉफ्टवेयर को एक जगह से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल किया जाता है, और एसी को भी एक जगह से डी इंस्टॉल करके दूसरी जगह लगाया जाता है। तो रीडिप्लॉइंग या शिफ्टिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, बस पहली दफा की इंस्टॉलेशन को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना। एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेट एसेट। इसका मतलब बताएं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। भाई ये फिजिकल बॉयज में पहली रो में भाई बैठे हुए, इनके पास रजिस्टर या कोई नोट्स नहीं है, देखो नोट्स दे दें इनको। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस ये होते हैं कि आपने कोई इंटेंजिबल बनाया है फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को बना के बॉटल्स बेचना शुरू की। अब बॉटल्स बेच के आपको ऑपरेट करने पे लॉस आ रहा है, यानी बॉटल्स बना के बेचने पे आपको क्या आ रहा है? ये लॉस आपका बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा या ये लॉस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? रिटेन्ड अर्निंग का लॉस सुना है FR 1 में, पक्की तरह पता है, समझाने की जरूरत नहीं। रिटेन्ड अर्निंग होती है बिजनेस के प्रॉफिट्स। तो क्या बिजनेस के प्रॉफिट्स कम होंगे या एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी? तो ऑब्वियसली इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बता। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस के नीचे लिख लें छोटा सा, एसेट के शुरू के महीनों में जो लॉसेस वगैरह आते हैं, income and expenses relating to incidental operations are recognized immediately in P&L। ये कहाँ डाले जाते हैं? P&L and included in the respective classifications of incomes and expenses। मिसाल के तौर पे आपने कोई इंटेंजिबल्स की मिसाल भी आपको मैं दे दूंगा इसकी, कोई फिलहाल टेंजिबल की मिसाल देख लें। मिसाल के आपने किसी जगह के ऊपर जो है वो कोई लैंड एंड बिल्डिंग लगानी थी, तो वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई, वो पुरानी पड़ी हुई थी नवादरात, आपने वो निकाली, बाज़ार में लेके गए, किसी ने कहा यार ये तो एंटीक टाइप चीज़ है, लाख रुपए में बिक जाएगी। तो अब वो जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग की कॉस्ट में उस एंटीक की कॉस्ट को लेस करेंगे या उसको इनकम के तौर पे अलग रिकॉर्ड कर लें? क्योंकि ये इंसिडेंटल तौर पे हो गया है ऑपरेशंस, और कोई ज़रूरी नहीं था उसके बनाने के लिए, वो तो हादसाती तौर पे एक चीज़ हो गई, तो इसलिए इसको भी एसेट की कॉस्ट में नहीं डाला जाएगा। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बोलें इंसिडेंटल ऑपरेशंस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन P&L and included in their classifications of incomes and expenses। तो इसके आइए 38 की भी कोई मिसाल कर लेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा जी,
ये होता है क्रेडिट पे चीज़ें खरीदना, जब कैश प्राइस का काफ़ी डिफरेंस हो। तो ये डिटेल से वी विल स्टडी सिमिलर कॉन्सेप्ट इन IFRS 15, इसलिए इसको फिलहाल हम नहीं कर रहे। तो आज के नोट्स में लिखा होगा हमने पैरा 31 की है, पैरा 30 की है, 29 की है, 28 की है और 27 की है। तो ये पैरास लिखे होंगे आज के नोट्स में। चलें जी न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। आज का पहला न्यूमेरिकल निकाल लें। आपको जो नोट्स बांटे गए हैं, जो ऑनलाइन में नोट्स अपलोड किए गए हैं और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भेजे जाएंगे, उसमें तो पूरा चैप्टर आ रहा होगा, लेकिन हमें उसमें आज सवाल चाहिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज 238। A company purchased a bus, निकाल लें रजिस्टर, कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट। देखें लाया साथ वाला कैलकुलेटर या सेल डलवाने के लिए देके आया हुआ है? कल ही यूज किया है, फॉर 1 के पेपर में था आता था। ऑन करके देखें, सही चल रहा है। 2 + 2 करके देखें, 5 आ रहा है? नहीं आ रहा 5, इसका मतलब है सही है कैलकुलेटर। A company purchased a bus कॉस्टिंग ₹500। ये पता नहीं किस सन की बात है। कॉस्टिंग ₹500 ऑन जनवरी 2013। इट्स यूजफुल लाइफ इज 5 years। यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ तो वो होती है ना कि इस बस में जान कितनी है, यानी कितने अरसे बाद बस की बस हो जाएगी। इकोनॉमिक लाइफ तो ये होती है कि 50 साल 60 साल। यूजफुल लाइफ तो ये होती है कि हमने कितने अरसा इसको इस्तेमाल करना है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को कंपेटिटर, बोलें कंपेटिटर, a competitor came in the market, so we decided to check our bus। क्या मतलब? सवारियां चेक करनी है, उसमें सीटें चेक करनी है। कंपेटिटर आ गया तो किस लिए चेक करनी है बस? फॉर इम्पेयरमेंट। सुना इम्पेयरमेंट IAS स्टैटिस्टिक्स को भी देखा भी है, लिखा भी है, किया भी है। अच्छा जी, कल सवाल आया उसका। अच्छा, ऑन 31 दिसंबर 2015 को a competitor came in the market, so we decided to check our bus for impairment। पहले 31 दिसंबर 15 तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले 31 दिसंबर 15 तक पहुंच जाते हैं। बस खरीदी कब है? तो कितने साल इस्तेमाल हो गई है? 2013, 2014, 2015। अच्छा, बीवी के बारे में जानते हैं आप? बीवी क्या होती है? कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन। हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल आपने सही बताया। बीवी होती है भाई, क्या होती है बताएं? कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड। तो दुनिया वालों को बता दें बीवी क्या होती है? कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड। हमें तो इसी बीवी का वर्किंग वन इम्पेयरमेंट टेस्ट। भाई मार्कर ले आओ, उनको कहो मार्कर ले आए। इम्पेयरमेंट टेस्ट बल्कि पढ़े नहीं है। सर के जूते को जूता मारा, इसने सर के जूते को जूता मारा, क्या करें इसके साथ? अच्छा, इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए जिंदगी में क्या चाहिए होगी? बीवी। क्या चाहिए होगी? अगर बीवी नहीं होगी तो नहीं, बीवी नहीं होगी तो कैरिंग, बीवी का दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट है। तो अगर बीवी नहीं होगी तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा जब भी इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना हो, आपको पहले क्या चाहिए? बीवी चाहिए। ये बहुत शरीफ बंदा है। 500 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी निकल आई?
जबरदस्त। तो डेप्रिशिएट कितने साल करने हैं? 13, 14, 15। बीवी कैसे निकलती है आपको पता है? कॉस माइनस भाई, कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ से बीवी नहीं निकलती, डेप्रिसिएशन निकलती है। तो ये कौन था? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी कॉस्ट बोले 500। एक साल की डेप्रिसिएशन तो 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। बीवी को किससे कंपेयर किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग इंपेयरमेंट लॉस? रिकवरेबल अमाउंट से। और क्या हमेशा ही इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है? जरूरी नहीं है। तो बीवी को कंपेयर किया जाएगा रिकवरेबल अमाउंट से। बेटा लेक्चर 1 तो ऊपर लिख लो। क्यों हंस रहे? क्या बात है? अच्छा मुझे भी बता दिएगा किस बात पे हंस रहे हैं। पॉइंट 2, ऑन 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड On 31 December 2015, future cash flows are estimated as follows. Annual inflows, fare from passenger, annual outflows, पेट्रोल की कॉस्ट। बताएं जी ये कब कब आने हैं? कैश फ्लो या कैश फ्लोज? ऑन 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15 को हमारा अंदाजा है खड़े होके, जिस दिन हम खड़े में हैं 31 दिसंबर 15 को। कितने साल गुजर चुके हैं? 3 साल। 3 साल बाद जब हम खड़े हैं ऑन 31 दिसंबर 15, जिस दिन कौन आया है? कंपेटिटर आया है। तो जिस दिन कंपेटिटर आया है उसके आने की तारीख क्या है? तो 31 दिसंबर 15 को खड़े होकर हम किसको देख रहे हैं? इसलिए लफ्ज क्या यूज है? मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में सवारियां देंगी इतने पैसे और फ्यूचर में पेट्रोल का खर्चा आएगा इतना। और इसके अलावा जब बस की बस हो जाएगी 5 साल बाद, तो उस वक्त बस कितने की बिकेगी? 25। और 25 की बस को बेचने के लिए कॉस्ट टू सेल क्या होगी? 2 रुपए। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि डिस्काउंटिंग की रिवीजन यानी एक सफा ये और अगला सफा छोड़ के रजिस्टर पे तीसरे सफे पे जरा डिस्काउंटिंग की रिवीजन मुझे करवा दें कि डिस्काउंटिंग कैसे होती है फिगर्स की। I will receive ₹90 at end of each year for 3 years. जी डिस्काउंट रेट इस कितने %? 10%। लेट्स स्टार्ट। पहले साल के एंड पे कितने रुपए आएंगे? 90। दूसरे साल
तीसरे साल 90। इनको कहाँ बुलाना है? पहले साल के पहले दिन, आखिरी नहीं, पहले साल के इस 90 को कैसे बुलाना है? इधर आओ। इस 90 को कैसे बुलाना है? इधर आओ। उस 90 को कैसे बुलाना है? इधर आओ। इन तीनों को इस तरह बुलाना है। ओके, तो अगर ये 2010 का साल है और ये 2012, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जनवरी 2010। एक तरीका मैनुअली गधों की तरह बुलाएं। गधों की तरह कैसे बुलाएं? 90 1.1 का क्या मतलब है? ये 10% है ना। 1.1 रेज टू पावर -1। इधर और इसके दरमियान कितने अरसे का वक्फा है? 1 साल का। रेज टू पावर -1 प्लस 90 इंटू 1.1। ये कौन सा वाला 90 है? ये वाला 90 है। इसको कितने साल पीछे बुलाना है? 2 साल। रेज टू पावर -2। ये बातें गौर से समझिए, आगे फिर लीज में डिस्काउंटिंग में वरना मसला होगा। 19 टू 1.1 रेज टू पावर यहां बुलाना है। जी बोलें। अच्छा मुझे बताएं, ये जवाब जो है वो 270 आना चाहिए। 270 समझ आ गया कितना है? कैसे बनाया मैंने? तीनों को जमा कर लेना। 270 जवाब 270 आना चाहिए, 270 से ज्यादा आना चाहिए या 270 से कम आना चाहिए? वो होंठ लाए ना, ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए? कम आना चाहिए। डिस्काउंट करके फिगर्स बोले ना, डिस्काउंट करके फिगर्स कम हो जाती हैं। तो बताएं क्या जवाब आ रहा है? 200। ये 270 से ज्यादा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डिस्काउंट किया है। ये 270 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डिस्काउंट किया है। ये 270 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। अच्छा, एक और तरीका इसका बताएं। और एक और तरीका, प्रेजेंट वैल्यू निकालने लगे हैं ऑन यकम जनवरी 2090 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0. ये तरीका कितने लोगों को आता है? जरा हाथ खड़ा करें। ये दूसरा तरीका है। इसमें ये 3 क्या है? 3 नहीं, 3 साल नहीं है ये, प्लीज ये ना जरा आप लोगों ने याद रखना है। अब 3 साल नहीं है, 3 दफा। 3 दफा हमें क्या नजर आ रहा है? 90। भाई आने वाले दिनों में हमने ऐसे ऐसे सवाल भी करने हैं, इधर देखें। आने वाले दिनों में हमने ऐसे ऐसे सवाल भी करने हैं जिसमें पहले साल 90 मिसिंग होगा। तो फिर पहले साल हमें कुछ नहीं आना होगा, दूसरे साल 90 आना होगा। फिर मैं पूछूंगा कि 90 क्या है, मैं रेज टू पावर -3 क्या है, फिर -3 हम नहीं लिखा करेंगे। फिर हम जो लिखेंगे फिर वो उस वक्त देखेंगे क्या है। तो इसलिए आई एम नॉट सपोज टू काउंट द ईयर्स, आई एम सपोज टू काउंट दी times. How many times 90 is appearing? Okay, watch please, how many times the 90 is appearing? 1 2 3. That's why I'm using the -3. और ये 10% क्या है? डिस्काउंट रेट। इधर 1.1 लिया करेंगे और इधर 0.1 लिया करेंगे। अगर 12% होता तो 1.12 और पॉइंट डन। जवाब इंशाल्लाह वही आना चाहिए, डबल टिक। डन। ओके,
both are acceptable. अच्छा, but if I change this 90 to 80 और बाकी दो 90 सेम रहे, इधर नहीं देख रहे आप लोग, इफ आई चेंज दिस 90 to 80 और बाकी दो 90 सेम रहे तो फिर आपको डंकी वर्क ही, फिर आप शॉर्टकट नहीं। ये शॉर्टकट कब लगता है एनओटी वाला फॉर्मूला? ये कौन सा फॉर्मूला है? एनओटी वाला। और ये सिंपल डिस्काउंट। ये नीचे वाला एनओटी वाला, ऊपर वाला सिंपल है। एनओटी वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब ये 90 तीनों क्या हो? बराबर हो, इनमें वक्फा भी बराबर हो, और ये 90 एक से ज्यादा दफा हो, एक से, और अगर एक ही 90 है तो फिर तो एनओटी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? तो बताएं ये फॉर्मूला कब लगाया करेंगे? सिर्फ जब ये एक से ज्यादा हो और तीनों बराबर हो और तीनों में गैप भी बराबर हो, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाया करेंगे। ओके, चलें अब हमारे सवाल में आ जाए जी। कितने कैश फ्लोज इसको मिलने हैं फ्यूचर में? 50। मैंने माइनस साइन क्यों लगा दिया है 15 के साथ? आउटफ्लोज हैं। बस चलेगी तो सवारियों से किराया आएगा और पेट्रोल के पैसे जाएंगे। बस चलेगी तो सवारियों से किराया आएगा और पेट्रोल के पैसे जाएंगे। अच्छा, अगर हम बस चलाते रहते हैं तो कितने साल और चलाएंगे? 2 साल। 5 साल टोटल है, 3 चल चुकी, कितने साल और चलाएंगे? 2 साल और चलाएंगे। जब हम 2 साल बस और चला लेंगे तो एट द एंड ऑफ लाइफ कब एंड होगी? 31/12/17। तो बस कैन बी सोल्ड एट ₹25। कॉस्ट टू सेल विल बी ₹2। अब आप मुझे ये बताएं, 13, 14, 15 ये साल गुजर चुके या गुजरने हैं? गुजर चुके। 16, 17। अब बताएं इधर मुझे कितना आएगा? साइलेंट पे रखा करें ना मोबाइल, क्या कर दिया हूं। इधर मुझे बताएं कितना आएगा? अच्छा, मोबाइल इसलिए बने थे कि टाइम सेव करेंगे या मोबाइल इसलिए बने थे कि टाइम किल करेंगे? और आप लोग किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सेव करने के लिए। माशाल्लाह। ये जरा क्लास के बाद मिलना मुझे, कल का यूजेज जरा चेक कराना, कल दोपहर से लेके सहरी तक का। अच्छा, कोई ऐसा दीवाना तो नहीं जो सहरी करके सोता है? खुदा के लिए यार ऐसा ना किया करो, अपने क्यों जुल्म करते हो अपनी जान पे। अच्छा, ठीक है, सारी रात भाई इबादत करते हैं तो बहुत अच्छी। अच्छा, एट द एंड ऑफ लाइफ बस कैन बी सोल्ड एट 25। द कॉस्ट टू सेल विल बी ₹2। तो 25 की बिकेगी और कॉस्ट टू सेल 2 होगी, तो मुझे तो 23 इधर भी आता लग रहा है। तो अब बता दें, अगर मैं बस को रखूंगा तो रखने की वजह से 70 सवारी देगी, 15 का खर्चा आएगा, 70 सवारी देगी, 15 का खर्चा आएगा, और एंड पे 25 की बस बिकेगी, ₹2 मुझे बेचने वाले को देने पड़ेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दीज आर माय फ्यूचर कैश फ्लोज? ये नेट हैं या ग्रॉस हैं? नेट है। नेट ऑफ एक्सपेंसेस। ग्रॉस 70 था, 70 में से हमने माइनस कर दिया खर्चा। तो फॉलोइंग ऑन 31 दिसंबर फॉलोइंग कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड। दीज आर ग्रॉस कैश फ्लोज, बट दिस 55 इज
नेट। अच्छा, अब डिस्काउंटिंग कर लें इसकी, कैसे करेंगे? 55 और 55 पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें? एनओटी का, क्योंकि 55 ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, 4 5 55 भी तो हो सकते थे, वो फिर अलग अलग करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। ये 55 55 कहां से आने हैं? बस को किराए पर जो सवारियों से आ रहे हैं वहां से आने हैं नेट। और 23 कैसे आने हैं? बस को बेच के। अब आपका फैसला क्या होगा वो मैं नहीं भी पूछ रहा कि आपने बेचना है या रखना है, आप मुझे बताएं कि इसको डिस्काउंट कैसे करना है। इनके डिस्काउंटेड प्राइस का नाम क्या रखना है जो फिगर यहां आएगी, क्योंकि मैं खड़ा अभी 31 12 15 पे हूं, तो इस 55 को भी यहां बुलाना है, इस 55 को भी यहां बुलाना है, इसको एनओटी के जरिए बुला लेंगे और इसको सिंपल। तो इसके इधर हम रेज टू पावर -2 इसलिए करेंगे कि ये 2 दफा है, और इधर रेज टू पावर -2 इसलिए करेंगे कि 2 साल है। ये एक से ज्यादा फिगर्स हैं, इसलिए इन पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एनओटी। ये एक फिगर है इसलिए इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सिंपल का। अगर ये 55 भी चेंज होते, ये 50 होता, ये 52 होता, तो फिर ऑब्वियसली इधर भी हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते। अच्छा, इनको जब सबको बुला के इधर, ये सारी एस्टिमेटेड है, याद रखिएगा, हाँ लिखा हुआ है, ये सारी एस्टिमेटेड है, अंदाजे ही है हमारे, क्योंकि खड़े हम इधर है ना। तो इन सबको जब इधर बुला लेंगे तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज अगर मैं यूज करूं तो इसकी आज वैल्यू ये है। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ नंबर 1 वैल्यू इन यूज। दूसरी चीज भी देख लेते हैं, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है बताएं? 55 जमा मल्टीप्लाई, एनओटी का फॉर्मूला लगा देना इस पे, 1 माइनस 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट कितने? 12%। 55 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.12। वट एवर द आंसर मे बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जमा करें। 55 कितनी दफा मुझे नजर आ रहा था, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? एनओटी का। अब किसको कहां बुलाना है? बस कब बिकनी है? एट द एंड ऑफ लाइफ। बस कैन बी सोल्ड एट 25। तो बस यहां पर बिकनी है। अब किसको बुलाना है? 23 को। पहले साल बुलाना है, ये 31 12 15 पे। अब 31 12 17 और 31 12 15 पे जरा मुझे देख के बताएं कितना अरसा दरमियान में। तो रेज टू पावर -2, 23 25 बस बेच के आएंगे और 2 कॉस्ट टू सेल है। 23 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2। जवाब 100। इसको 200 के नीचे लिखें या अंदर करके लिखें? अंदर करके लिखें। Okay, next. Next I need fair value less cost to sell. On 31 दिसंबर 15। इसको किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे? इसको डिस्काउंट, अगर आज मैं बस को बेच दूं, अगर आज मैं बस को बेच दूं तो ये बस कितने की बिकेगी? 130। इफ वी सेल बस टुडे, अगर हम
अगर आज बस बेच दें, इफ आई सेल बस टुडे, डेट इज 31 दिसंबर 2015, तो बता दें बस कितने की बिकेगी? 130 की बिकेगी, और जो मुझे बेच के देगा उसको मुझे देने पड़ेंगे 14। कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। आपने समोसा घर में बनाया, 50 रुपए का बेचना है, लेकिन आपने जाना नहीं है बाहर, तो आप किसी बच्चे को कहें तुम्हें 5 रुपए देता हूं, तुम ये समोसा मेरा बिकवा दो, तो वो कॉस्ट टू सेल होगी 5 रुपए। जी माय डियर, फेयर वैल्यू 130 माइनस 14, 100। अब मुझे ये बताएं कि दोनों में से हायर क्या है? 116। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस फिलहाल मुझे दोनों को कंपेयर करके बता दें कि 200 की चीज मैक्सिमम कितना देके जा सकती है। अगर इस बस को रखें तो 111 देके जाएगी, 2 साल सवारियों से ये किराया देके जाएगी, और दूसरे साल के एंड पे ये देके जाएगी। और अगर बस को बेचें, आज बेच दिए या अगर बेचें? बेच दिया होता तो फिर ये सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़ती, फिर तो डिस्पोजल का टी कौन बनता। बेच दिए या बेच सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? इफ वी सेल बस टुडे, अगर आज बेचे। जी, अब 200 वाली चीज को कितने पे लेके जाने? 116 पे। 84 का क्या आ गया? So our asset is now impaired. मुस्कुरा रहे हो, किस इलाके से आए हो? मुल्तान। भाइयों दूसरे इलाकों से आ जाए हैं, अफ्तारी का टाइम लाहौर के मुताबिक आज 6:08। पता नहीं ये कोई ऑनलाइन वाले 4 दिन बाद लेक्चर ले रहे हों, वो भी समझ लेंगे। अच्छा जी, अब एंट्रीज बता दें। इम्पेयरमेंट लॉस तो निकल आया, सवाल की रिक्वायरमेंट तो यही है। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है तो आप लिखाएंगे द इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर इज 84। अच्छा, मुझे ये बताएं कि P&L के अंदर 2015, 14 और 13 डिप्रिसिएशन कितनी जाएगी? पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, और तीसरे साल क्या जाएगा? इंपॉर्टेंट लॉस। इंपॉर्टेंट लॉस कितना? 84। बैलेंस शीट में क्या जाएगी? बुक वैल्यू जाएगी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट 400 कॉस्ट। अगले साल अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन, पहले साल अक्यूमुलेट या फॉर द ईयर? अक्यूमुलेट जी 300। और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, accumulated impairment loss 00 BV
बीवी, मेरी बीवी 200 क्यों नहीं है? बस की बुक वैल्यू 200 क्यों नहीं है? क्योंकि बस की बस हो गई है, कंपेटिटर के आने से बस इंपेयर हो गई है। बोलें, इसको सीए भी कहते हैं और इसको बीवी भी कहते हैं, दोनों चैलेंजिंग है। कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना हाइब्रिड में ये जो दूसरी साइड पे आपके भाई बैठा हुआ है, इसने नोट कर लिया ये बीवी शीवी सारा? बॉल पॉइंट पकड़ लिया भाई, कर लिया, गुड। जी, आखिरी साल की एंट्रीज बताएं। इकतीस दिसंबर 2015। डेप्रिसिएशन डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, चलें साथ वाले के बैग में एक खजूर डाल दें, आपकी याद आ जाएगी उसको तारीख के वक्त। 10 रुपये डाल दें, 5 रुपये का कॉइन डाल दें, 10 रुपये डाल दें साथ वाले की जेब में चुप करके, मेरी तरफ से आज अफ्तारी में दिया। हाँ भाई, ये बिल्कुल, इस पे भी आपको अजर मिलेगा। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, जो खुशी से। ये ना साथ वाले को कहेंगे तुम तो डालो ना पहले मेरी जेब में 10 रुपये, फिर उसके बाद में नेट हो गए हैं भाई, दोनों ने आपस में नेट कर लिए हैं। नहीं भाई, आप दूसरे की जेब में डाल दो उम्मीद लगाए बगैर। अच्छा, ये 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो अपलोड हुआ करेगी ताकि डाउनलोडिंग में आपको मसला ना आए। तो बंद करके दोबारा बना लो दूसरा।